सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 सोम में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा चैप्टर 1 का। यकीन मानो गाइस, जो इससे पहले का जो मैंने चैप्टर पार्ट 1 बनाया था चैप्टर 1 का, वो पार्ट 1 और अभी जो मैं पार्ट 2 ये जो लेक्चर बना रहा हूँ ये, और इसके बाद जो पार्ट 3 3 पार्ट एक्चुअली मैं बनाऊंगा। तीसरा जो पार्ट है वो लगभग आधे घंटे का वीडियो रहेगा, एक्सीएल लोडिंग और टेपर वगैरह साफ्ट पे कैलकुलेशन करना। इसके ये 3 पार्ट करने के बाद ये चैप्टर 1 का जो मैंने 3 पार्ट बनाया है, ये मेरा चैप्टर 1 है, ठीक है। ये 3 पार्ट कंप्लीट करने के बाद लगभग आप 40 टू 45% सोम के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसलिए ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 कोशिश करूंगा थियोरेटिकली पढ़ाने का, और कुछ कुछ बीच में न्यूमेरिकल भी कराता रहूंगा जो एसएससी जेई से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है? जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा। 3 टॉपिक खत्म कराने के बाद, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा वो मिक्स होगा, और लगभग मेरे पास 50 से 60 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। क्लियर है? तो ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? इसलिए मैं पहले थियोरेटिकल चीज़ें कोशिश करूंगा शॉर्ट में समझाने का, क्योंकि डीप में तो आप ऑलरेडी पढ़ के ही बहुत आए हो। अब टाइम कम है अपने पास, तो अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा तेजी से पढ़ें, और क्या कौन से चैप्टर से क्या चीज़ छोड़ना है, क्या जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। जो चीज़ हमें जरूरत है एग्जाम में वही चीज़ हमें पढ़ना है, ज़्यादा डीप में घुसकर हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूंगा वैसे ही पढ़ाने का। कुछ चीज़ें मैं स्किप करूंगा, आई थिंक उसका काम हमें नहीं पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में पड़ेगा तो मैं वो क्वेश्चन के टाइम पे ही आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि बॉडी में लोड लगता है, और लोड क्या एक तरीके का फोर्स होता है। फोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस फोर्स होता है, एक हमारा बॉडी फोर्स होता है। सोम के एजप्शन के कारण बॉडी फोर्स नहीं आता है कंसीडर, हम सिर्फ सरफेस फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो लोड होता है वो क्या होता है, हमारा सरफेस फोर्स होता है। तो इस जो लोड होता है हमारा वो क्या होता है, सरफेस फोर्स होता है। इसकी वजह से किसी भी बॉडी में स्ट्रेन जनरेट होता है, और इस स्ट्रेन की वजह से बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। क्लियर है? तो लोड के बारे में कितने टाइप के लोड होते हैं और उस लोड से बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, ये सब इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्ट्रेन और स्ट्रेस को कवर करेंगे। जनरली हमें अभी पढ़ना चाहिए था कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के बारे में, क्योंकि स्ट्रेन से स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी में। बट अपन मिक्स करके पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है, अपन इस लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों को कवर करने वाले हैं। क्लियर है? और आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन का डेफिनेशन जानते हो, तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अपन डायरेक्ट काम की चीजों पे यहाँ पे एक्ट करेंगे। ठीक है? तो होता कैसे क्या है गाइस, जैसे ये एक बॉडी है, फिक्स है एक एंड से, आप इस पे लोड लगा रहे हो। इस पे जैसे आप लोड लगाओगे ना, तो बॉडी में क्या होगा, एक हमारा इस सारे पॉइंट पे, बॉडी के इस सारे पॉइंट पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ से जो स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी को, उसको लिखते हैं डेल आर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया और जितने भी ये सब क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। R1 R2 R3 R4, तो मैंने समेशन R लिख दिया। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप बात करते हो, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है स्ट्रेस, तो फिर आप उसको लोड से दिखाते हो, दैट समेशन ऑफ R इज कन्वर्ट इनटू P एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्ट्रेस को यहां से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेस प्रोड्यूस by deformation under a load. ओके, एंड हमने जो देखा अभी, दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो हमने देखा ये दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हर बॉडी में डेवलप होता है जब भी आप लोड लगाते हो। दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ पॉइंट इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर हो गया? तो चलिए, मिल गया आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन। तो हमको क्या समझ में आता है कि भाई स्ट्रेस जो होता है उसका फॉर्मूला निकलता है, दैट इज लोड अपॉन एरिया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है
ये सिर्फ डिफॉर्म्ड बॉडी के लिए है, डिफॉर्म बॉडी के लिए। क्लियर है? जो जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा हो उसी में ये फॉर्मूला काम आता है। बट अगर मैं रिजिड बॉडी बोल दूं तो रिजिड बॉडी में कोई भी कितना भी लोड लगा लो डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इन दैट केस व्हाट स्ट्रेस विल प्रोड्यूस इन रिजिड बॉडी, दैट इज इक्वल टू जीरो। ना कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाने लग जाओगे, पिछली बार मैं समझाया था। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारा टेंसर क्वांटिटी का होता है। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं वेक्टर क्वांटिटी लिखा होता है। क्लियर है? स्ट्रेस जो होता है हमारा टेंसर क्वांटिटी का होता है। आपको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। क्लियर है? और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और टेंसर क्या होता है, एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब मिलता है आपको, उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्ट्रेस में यही होता है गाइस, एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस दो टाइप का होता है। क्लियर है? एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम ये इससे दिखाते हैं। और अगला होता है हमारा शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से दिखाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को रो से दिखाते हैं और शियर स्ट्रेस को टाउ से दिखाते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और देखोगे, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर, उसको भी अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? और जो स्ट्रेस होता है उसको आप बोलते हो लोड अपॉन एरिया। ये जो लोड है वो भी तो एक तरीके का फोर्स है। क्लियर है? तो लोड, ये जो लोड है ये कौन सा फोर्स है, सरफेस फोर्स। और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो कोई भी सरफेस भी हो सकता है और वो बॉडी भी हो सकता है। क्लियर है? ये एक छोटा सा डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में। और प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, स्ट्रेस जो होता है वो हमारा टेंसर क्वांटिटी का होता है। प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, और हमारा स्ट्रेस जो होता है कॉम्प्रेसिव भी होता है और टेंसाइल भी होता है। प्रेशर को आप इजीली मेजर कर सकते हो, प्रेशर को आप इजीली मेजर कर सकते हो। स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। तो ये कुछ प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस है, आई थिंक आपको याद रहेगा। जैसे मैंने बोला स्ट्रेस जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है, स्ट्रेस जो होता है टेंसर होता है। ठीक है? टेंसर मतलब एक से ज्यादा, मोर देन, मोर देन वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब होता है उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। कैसे दिख जाएगा, ये पॉइंट मैंने लिया, ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, दिस इज वाई डायरेक्शन और दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है? तो ये जो फेस है, ये कौन सा फेस है, ये वाला एक्स फेस है, दिस इज एक्स फेस। और ये प्लेन कौन सा है, एक्स फेस है, और प्लेन की कौन सा, वाई जेड प्लेन है ना। ये वाई जेड, ये कौन सा प्लेन है, ये पूरा इधर वाला वाई जेड प्लेन है, एक्स फेस या एक्स डायरेक्शन भी आप कह सकते हो। वैसे ये कौन सा फेस है, ये है वाई फेस, ये वाई फेस है। और प्लेन कौन सा है, ये है प्लेन हमारा ऊपर वाला जेड और एक्स, एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी लिख दो, एक्स जेड प्लेन है। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो ये हमारा सॉरी ये सामने वाला, ये जो ये सामने वाला है, ये इसका फेस क्या हो जाएगा, जेड फेस है। क्लियर है? इसको इस तरीके से करता हूँ ताकि आपको लगे, ऐसा ना लगे, क्योंकि नीचे और ऊपर का तो एक ही हो जाएगा ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, जैसे ये क्या हो गया, जेड फेस हो गया। और ये कौन सा प्लेन है, इधर वाला वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो ये फेस और प्लेन क्या होता है, ये पहली बात क्लियर कर लो। अब आप अगर आप किसी पॉइंट पे स्ट्रेस पूछोगे तो उसका क्या होगा, एक तो डायरेक्शन होगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगा। और आप देखोगे एक से ज्यादा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलता है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर मैं 2D की बात करूं, 2D के केस में बात करूं, तो 2D के केस में स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो आता है वो आता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये आता है टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। तो क्या समझ में आ रहा है,
स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 2D वाले फिगर पे किसी भी पॉइंट का अगर स्ट्रेस निकालना चाहोगे तो ये 4 वैल्यू निकलती है, जिसमें से क्या होती है, 2 हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है और 2 हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। क्लियर है? अब ये कैसे हुआ, इसको अपन एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उस क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझना चाहेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे याद कर लो। वैसे ही मैं बोलूं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 3D के केस में क्या हो जाएगा, 3D के केस में स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आइए देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, उसके थ्रू आप इस चीज को बहुत अच्छी से समझ जाओगे, ठीक है। ये होता है सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा वाई, और मैट्रिक्स फॉर्म में सिग्मा जेड, और ये हो जाएगा हमारा टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ, टाउ एक्स वाई, ये हो जाएगा टाउ वाई जेड, ये हो जाएगा हमारा टाउ एक मिनट, एक्स हो गया, एक्स, ये एक्स वाई हो गया, और ये एक्स जेड होना चाहिए ना, यस एक्स जेड होना चाहिए, यस गड़बड़ हो रहा था, एक्स जेड, ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स वाई, और ये हो जाएगा टाउ वाई जेड। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा टाउ जेड एक्स, ये हो जाएगा हमारा टाउ जेड वाई, और ये दिस। क्लियर है? तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें 3 हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है, कौन कौन सा, दिस दिस एंड दिस, ये नॉर्मल, और इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 6 जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है 3D के केस में। बट यहाँ पे एक चीज जानने वाली ये बात है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के इक्वल होगा, मतलब ये वाला टाउ एक्स वाई और टाई, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी। तो अपन कह सकते हैं कि 3D के केस में 3 नॉर्मल स्ट्रेस होता है और 3 शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। देखने में तो 6 शियर स्ट्रेस, बट हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो होते हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स, इस तरीके का, ठीक है, एक्स जेड का उल्टा वाई जेड। तो इस तरीके से अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 ही बचेंगे, तो 3 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 3 शियर स्ट्रेस 3D के केस में, और 2D के केस में 2 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 2 हमारे होते हैं क्या, शियर स्ट्रेस देखने में, बट ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अपन यहाँ से भी आता है कि 2 नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं और 1 शियर स्ट्रेस होते हैं 2D में भी। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको और अच्छे से। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्ट्रेस। अब वो जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्लियर है, और वो आपका शियर स्ट्रेस भी हो सकता है। ये इसमें नहीं लिखा है क्वेश्चन में, वो आपको ये जो एक्स वाई प्लेन और एक्स डायरेक्शन के हिसाब से समझना पड़ा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स में सारी वैल्यू लिखी हुई है, 3D मैट्रिक्स है, मतलब 3D स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो फाइंड द स्ट्रेस ऑन एक्स वाई प्लेन इन एक्स डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो पिछला जो फिगर था, या फिर मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स डायरेक्शन, ये होता है हमारा वाई डायरेक्शन, ये होता है हमारा जेड डायरेक्शन। तो क्या बोला, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन हमारा आता है इधर, ये आता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये होता है, और फेस कौन सा होता है, जेड फेस, यही होता है ना। पीछे अपन देखते हैं, ये देखिए एक्स वाई प्लेन और जेड फेस होता है। तो अपन इसको क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इससे क्या क्या मिलेगा, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स जेड फेस है ना, जेड फेस में हमें सिग्मा जेड की वैल्यू मिलती है, और ऊपर में क्या मिलेगा हमें, क्योंकि ये जेड फेस है, इधर का फेस जेड है फेस है, तो इधर हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। फेस से क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेस भाई, नॉर्मली निकलता है ना किसी भी से, इसलिए ये जेड डायरेक्शन था तो इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हम नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी जो प्लेन है वाई डायरेक्शन में, बाकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें शियर स्ट्रेस मिलता है। ये हो जाएगा टाउ, क्या हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा टाउ जेड वाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टाउ ये जेड, और इधर का डायरेक्शन एक्स, तो जेड एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने एक्स वाई प्लेन पे बनाया, और एक्स वाई प्लेन पे मैंने स्ट्रेस वाला कर्व बनाया, ठीक है, ये डेल जेड टाउ जेड वाई और ये बना। लेकिन एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन हमारा ये डायरेक्शन है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन इधर हुआ, और एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी क्या नाम है, टाउ जेड एक्स, क्या है, टाउ
जेड एक्स। क्लियर है? तो अब ये देखो, ये क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है मैट्रिक्स में, दिस इज x y एंड z। तो z x, तो ये हुआ z, ये लाइन हो जाएगा z का, ये लाइन हो जाएगा x का। तो दोनों लाइन में मैच कौन सा हो रहा है, ये वैल्यू 25। तो यहाँ से टाउ z x की वैल्यू हो जाएगी 25। क्लियर है? इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि अच्छा तुम जो एक्स वाई प्लेन था ना, मैं पूछ रहा हूँ जेड एक्स प्लेन में, जेड और एक्स प्लेन का बताओ। ये जेड एक्स प्लेन है, क्लियर है, और कौन सा ये फेस है, दैट इज वाई फेस है। क्लियर है? तो इसका ये वाला ग्राफ कैसे, ये डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ नहीं, ऊपर वाई फेस है ना, तो डेल वाई मिलेगा हमको। क्लियर है? डेल वाई, क्योंकि फेस के नॉर्मल तो हमारा स्ट्रेस मिलता है, बाकी की जो डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन, यहाँ हमें क्या मिलेंगे, हाँ हमें मिलेंगे शियर स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ वाई डायरेक्शन है तो वाई एक्स, ये वाई और इधर वाला एक्स तो वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा टाउ ऊपर वाई और इधर वाला जेड, टाउ वाई जेड। ठीक है? तो इस केस में अगर पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेस है, तो एक्स डायरेक्शन में वाई एक्स डायरेक्शन, तो इसमें y देखो और ये x, तो ये आपको 10 मिल गया। इन दैट केस टाउ y x की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फेस का स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा सा बैक करो और फिर से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ गाइस, स्ट्रेन के बारे में, जितना स्ट्रेस के बारे में पढ़ना था ना हम पढ़ लिए, इससे ज्यादा स्ट्रेस के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, बस काम तमाम। स्ट्रेन पे आते हैं। स्ट्रेन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। क्या क्या डेफिनेशन होता है, एक आध डेफिनेशन होता है ना, चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डिफॉर्मेशन, यही ना ऐसा। तो मैं मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाता हूँ और थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस अंडर एक्शन ऑफ लोड। सही है ना, कोई गलत तो नहीं है डेफिनेशन, आपके लिए लिख दिया, वैसे डेफिनेशन पे मैं काम करता नहीं हूँ। और स्ट्रेन के बारे में हम जानते हैं, क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द रेशियो, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ये भी आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो लेंथ के टर्म में हो सकता है डिफॉर्मेशन, लेंथ के टर्म में हो सकता है डिफॉर्मेशन, एरिया के टर्म में एरिया भी चेंज कम ज्यादा हो सकता है, पूरी बॉडी की वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है? और भी बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है? बॉडी पे लोड लग रहा है तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, उसके लेंथ चेंज हो सकते हैं, उसके एरिया चेंज हो सकता है, उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये डीएल अपॉन लेंथ जो चेंजेस मिला, एरिया चेंजेस मिला और ये वॉल्यूम चेंजेस मिला, वो डीएल क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। एरिया केस में चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूम केस में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर कोई बॉडी में वॉल्यूम में चेंजेस होता है, वॉल्यूम के कारण स्ट्रेन डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। क्या है, स्ट्रेन भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, एक होता है हमारा शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को हम इससे दिखाते हैं गामा से, और इसको हम ये वाले ई से, कैपिटल ई से दिखाते हैं इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेन को। अब नॉर्मल स्ट्रेन में हमारे आते हैं तीन टाइप के, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बताना पड़ेगा क्या यार क्या होता है, पढ़े होगे ना ये सब, चलो थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा यार, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन तीन तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेन दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम इस तरीके से गामा से दिखाएंगे। क्लियर है? और भी अलग अलग बुक में काफी अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, बट अपन जहां से पढ़े हैं ना अपन यही यूज करते हैं। अब वन बाई वन हम समझते हैं भाई। सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ऐसे स्ट्रेन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा एक बॉडी है,
क्लियर है? आप यहाँ पे लोड लगा रहे हो, तो इस ये लोड लगाने से क्या होगा, जिधर लोड लगा रहे होगे ना उधर ही बॉडी क्या होगी, स्ट्रेच होगी, उधर ही बॉडी क्या होगी, स्ट्रेच होगी, है ना? इस तरीके से बॉडी स्ट्रेच होगा। और हम जानते हैं जब भी हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज तो होता ही है, साथ में उसकी जो डायमीटर है उसमें भी चेंजेस होती है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेंथ में चेंज होने का। जिधर लोड लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनली जो डिफॉर्मेशन। और इसको हम दिखाएंगे इससे डेल एल अपॉन एल से, या डी एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ, ये जो चेंजेस हुआ लोड लगाने से, दैट इज डेल एल अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ था इसका, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है? और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? कि आप लोड लगा रहे हो तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और लोड अगर आप टेंसाइल लोड लगा रहे हो इसलिए पॉजिटिव मिल रहा है आपको, है ना? अगर कॉम्प्रेसिव लोड लगाते तो कैसा मिलता, इसमें निगेटिव मिलता। बट इसी फिगर में, इसी फिगर को देखते हुए मैं अब आपको लेटरल स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। लेटरल स्ट्रेन क्या होता? स्ट्रेन produces in a body perpendicular to the direction of लोड। इसी फिगर में देखिए, हम जानते हैं किसी बॉडी में हम लोड लगाते हैं ना तो एक तो उसका लेंथ, जिधर लोड लगा रहे हैं उधर तो डिफॉर्मेशन होगा ही, साथ में उसका जो डायामीटर होगा ये भी तो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, डायामीटर भी तो कम होता है ना। ये क्या हो रहा है, आप लगा रहे हो लोड इधर इस डायरेक्शन में और डिफॉर्मेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर ही हो रहा है। तो जब भी स्ट्रेन परपेंडिकुलरी चेंजेस दिख रहा हो आपको डायरेक्शन ऑफ लोड के, उसको आप समझ लेना दैट इज लेटरल स्ट्रेन। और इसको दिखाएंगे डेल डी अपॉन डी, और ये हमारा हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव हमेशा नहीं, इस केस में कंप्रेसिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? टेंसाइल लगा रहे हैं इसलिए ऊपर से दब रहा है तो निगेटिव। तो डेल डी जो डिफॉर्मेशन हुआ और पहले जो डाया था अपॉन डी, ये हो जाएगा हमारा लेटरल स्ट्रेन। और एक चीज आप आगे देखोगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, आगे देखेंगे वो सब। ठीक है, अभी इतना देखो। तीसरा क्या था भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां से गाइस वॉल्यूमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले यहां से हमको ये समझ में आता है यहां से कि ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन lateral strain will be produced, lateral strain produces, ना कि लेटरल की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से लेटरल स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और नेचर कैसा, कोई पूछे नेचर कैसा हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल का, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप लोड टेंसाइल लगा रहे हो या कॉम्प्रेसिव लगा रहे हो। वैसे ही लेटरल स्ट्रेन भी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लोड आप टेंसाइल लगा रहे हो या कॉम्प्रेसिव लगा रहे हो। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा कि वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विथ टू लेटरल स्ट्रेन। समझ गए इस लाइन का मतलब? थोड़ा मैथ स्ट्रांग मतलब होगा तो समझ जाओगे। भाई ऊपर से चेंजेस तो हो रहा है, नीचे से भी तो चेंजेस हो रहा है ना लेटरल का, इसलिए एक लॉन्गिट्यूडनल डिफ्लेक्शन के कारण दो आपको लेटरल दिख रहा है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घुमाकर एग्जाम में कभी कभी फंसा देता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी, अदरवाइज जरूरी नहीं था ये। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे चलते हैं अब आगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बॉडी में वॉल्यूम का चेंज होना को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही गाइड, क्योंकि मैं पैड पे लिख रहा हूँ और मेरा क्या है ना, स्क्रीन टच पैड नहीं है, लैपटॉप से मैं पढ़ाता हूँ और पैड बाहर रहता है तो मुझे राइटिंग उस पर बनती नहीं है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है उसको डेल वी अपॉन वी से लिख सकते हैं। डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन फाइनल, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम। और डेल वी होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी लिख सकता हूँ। ये कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एग्जांपल है। तो आपको एक चीज यहाँ पे सुनकर झटका लगने वाला है, अगर आप अच्छे से सोम पढ़े होगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये किससे मिलकर क्या क्या, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन भी छुपा हुआ है।
जब भी हम बोलते हैं ना कि इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हुआ है, तो मतलब उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी डेवलप हुआ है और हमारा लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप हुआ है। कैसे? अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, मैं एक्स डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको डेल एक्स लिख सकता हूँ, चेंज इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेन। इसको डेल नहीं, ई से स्ट्रेन दिखाते हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डेल एल अपॉन ये। और ये क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है लेटरल स्ट्रेन दो प्रोड्यूस होता है, एक वाई डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस होगा और एक जेड डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस होगा। जेड डायरेक्शन में भी हमारा क्या चेंजेस होगा, डी का ही चेंजेस होगा। तो लेटरल स्ट्रेन दो प्रोड्यूस होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और लेटरल वाई वाई डायरेक्शन में और उधर जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से। तो अब मैं क्यूब लेता हूँ। क्यूब का क्या होता है गाइस, ये लेंथ है, ये बी है, ये डेप्थ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात किया जाए तो क्या होता है, एल बी डी। दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एल प्लस लॉग बी प्लस लॉग डी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, डेप्थ किससे, जेड डायरेक्शन में विड्थ चेंज होगा। ठीक है, बी, इधर डेप्थ इधर बी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो लॉग वी को क्या लिखते हैं अपन, डेल वी अपॉन वी। लॉग एल को क्या लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन एल। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बी अपॉन बी। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डी अपॉन डी। इससे क्या, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये दोनों क्या है, लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, लेटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो देखो क्या समझ में आया, यहाँ से ये दिख रहा है कि एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी होंगे और दो लेटरल स्ट्रेन भी रहते हैं। ये भी क्लियर है? अब इसी तरीके से ज्यादा बेसिक में मेरा जाने का मन तो हो नहीं रहा, बट थोड़ा सा बस डिस्कस कर लें। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सिलेंडर में, सिलेंडर का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। कोई सिलेंडर है, क्लियर, अगर कोई सिलेंडर है और इसमें मैंने क्या किया, एक टेंसाइल लोड लगाया, तो उसकी वजह से कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो क्या बताओगे। पहली तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, जो भी लेंथ होगा ये हो जाएगा। लॉग ले लो तो हो जाएगा लॉग वी। और ये हो जाएगा लॉग पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा लॉग डी स्क्वायर प्लस लॉग एल हो जाएगा। लॉग वी को क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू किसी भी नंबर, पाई भी नंबर है, 4 नंबर का लॉग 0 हो जाता है। लॉग डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 डेल डी अपॉन डी, ये 2 इधर आ जाएगा। और लॉग एल का क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये डेल वी अपॉन वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको मैं इधर लिखता हूं, तो डेल एल अपॉन एल क्या है, एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस डी अपॉन ये क्या है, 2 वाई लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंडर आप कोई पूछेगा, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। वही वैसे ही मैं स्पेयर पूछूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 1/6 पाई डी क्यूब। क्लियर है? तो इसको भी ले लो, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग 1/6 प्लस लॉग 1/6 क्यों, लॉग पाई बाई 6 प्लस लॉग डी क्यूब, है ना। तो ये उसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी, और ये कितना हो जाएगा 3 डेल डी अपॉन डी। क्लियर है? तो हो जाएगा EV इज इक्वल टू 3 ई वाई। क्लियर है? इस तरीके से आप किसी भी बॉडी, किसी भी शेप का आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता सकते हैं उसके वॉल्यूम के हेल्प से। अब अगर क्वेश्चन आया गाइस, अब अगर कहीं भी क्वेश्चन आया, कोई भी ऑब्जेक्ट का बस नाम ही लिख दिया सिलेंडर का, अब अगर आपको वॉल्यूम पता होगा, मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग है, सबकी वॉल्यूम अगर याद है, स्फेरिकल का वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, तो आप आसानी से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो स्ट्रेन में होता है नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूम, ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेन। जनरली हमने नॉर्मल स्ट्रेन पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं, पूरा स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, जितना भी स्ट्रेस पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रेन में हमने आधा देख लिया। अब लास्ट स्ट्रेन दैट इज शियर स्ट्रेन बचा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट इज शियर स्ट्रेन। चलिए, शियर स्ट्रेन क्या होता है, इट इज चेंज ऑफ एंगल बिटवीन लाइन ऑन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, के बीच में जो एंगल का चेंजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन। जैसे ये मैंने एक
बॉक्स लिया, इस बॉक्स के टॉप पे मैं क्या लगाऊंगा, एक फोर्स लोड लगाता हूँ, इस बॉक्स के टॉप पे मैं लोड लगाऊंगा, इस लोड की वजह से क्या होगा गाइस, ऊपर से ये जो बॉक्स है इस तरीके से चेंज करेगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं लोड लगाऊं, अगर मैं, अबे तू हटना, यहाँ पे अगर लोड लगाऊं ऊपर में, तो क्या होगा, ये तो सरफेस के कांटेक्ट में है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बट ऊपर से बॉडी क्या होगा, इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब ये एंगल डेवलप करेगी, कुछ एंगल डेवलप करेगी। ये जो एंगल था दैट इज फाई, ये कितना फाई एंगल डिस्प्लेस हो गई, इधर भी फाई एंगल डिस्प्लेस हो गई, और इसका आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्लियर है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन ना करके कि ए बी सी डी दिखाओ, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, और ये जो चेंजेस हो गया ए डैश डी डैश और cos थीटा sin थीटा लगाकर आराम से इसको डेरिवेशन करते रहना, इससे फाइनली जो हमारा शियर स्ट्रेन लिखता है निकलता है, दैट इज शियर स्ट्रेन चेंज इन फाई विच इज इक्वल टू x अपॉन l, ठीक है। l क्या है, l है हमारा इसका लेंथ, l ये पूरा लेंथ, ठीक है। x ये जो डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हुआ, दिस इज x, ठीक है, दिस इज x, क्योंकि सेम ही होगा ये x, तो जो एंगल चेंजेस x अपॉन x, तो फाई जो हुआ दैट इज फाई क्या हो जाएगा, दिस फाई इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस तरीके से बोलते हैं ना, x अपॉन l विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन, ये रहा आपका शियर स्ट्रेन, क्लियर है। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए हुक्स लॉ स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, बस इतना ही जान लो, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले जो हम पहले ही कर चुके हैं, बट विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। देयरफॉर अगर मैं इनको इक्वल करूंगा तो बीच में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा दैट इज कैपिटल ई, और ये जो कैपिटल ई है इसको एक तरफ रखिए, विच इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। वेयर जो ई है ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस भी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हुक्स लॉ के हेल्प से ये पहला कांस्टेंट निकला, ई निकला, ये ई क्या है, कांस्टेंट ही है ना, हुक्स लॉ कांस्टेंट बोलिए या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए या यंग्स मॉडुलस मिलिए। नॉर्मल स्ट्रेस की हेल्प से हमें क्या निकला, एक कांस्टेंट, वैसे ही शियर स्ट्रेस की हेल्प से एक और कांस्टेंट निकलेगा, स्ट्रेन की हेल्प से एक और कांस्टेंट निकलेगा। इस तरीके से बहुत सारे कांस्टेंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, और वो सारे कांस्टेंट के बीच में लास्ट में रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तो पहला कांस्टेंट निकला नॉर्मल स्ट्रेस से, और दूसरा कांस्टेंट जो निकलेगा वो निकलेगा शियर स्ट्रेस से। कैसे, आइए देखते हैं। शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के, क्लियर है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, देयरफॉर शियर स्ट्रेस इक्वल जब करूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं जी से यहाँ पे डिनोट करने वाला हूँ, और ये दिस, एंड दिस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। याद रखना शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन ये क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आपको दूसरा कांस्टेंट मिल गया दैट इज जी। पहला कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस से निकला, दूसरा कांस्टेंट हमारा शियर स्ट्रेस से निकला। नाउ अब तीसरा कांस्टेंट जो निकलेगा वो स्ट्रेन से निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन से निकलेगा, नॉर्मल स्ट्रेन से निकलेगा। जो जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, उन्हीं का रिलेशन करके हम कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रेन में कहता है कि जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन को किससे दिखाते हैं हम लोग, ई लेटरल, ऐसे लिखते हैं। लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, क्लियर है। तो जब मैं इनको इक्वल करूंगा, जब इक्वल करूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आता है म्यू, और दिस इज लॉन्गिट्यूडनल इन माइनस में रहेगा, ठीक है। देयरफॉर जो मी की वैल्यू होगी वो आएगी क्या, मॉड ऑफ ई लेटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल। ये जो फॉर्मूला है गाइस, ये जो फॉर्मूला है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
इज इक्वल टू म्यू, और ये जो म्यू है ये कौन सा, ये है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो तीसरा कांस्टेंट आपको मिल गया है यहाँ पे। जनरली क्या होता है ना गाइस, जो म्यू की वैल्यू होती है ना वो हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल होती है और ग्रेटर देन आगे तक जाती है। ये अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे अगर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट, तो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है, अगर गेट वेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काम आता है, बट देखेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो फिर अपन वहां पे आपको बताएंगे ये चीज। बट ये याद रखना, जीरो से बड़ा और इक्वल होता है, अब इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन कांस्टेंट पढ़ लिया, नॉर्मल स्ट्रेस से निकला यंग्स मॉडुलस, शियर स्ट्रेस से निकला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नॉर्मल स्ट्रेन से निकला हमारा पॉइजन रेशियो, ठीक है। अगला जो है, अगला हम देखने वाले हैं फोर्थ जो हमारा कांस्टेंट निकलेगा, ये निकलेगा अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोड के कारण, हाइड्रोस्टैटिक लोड से जो निकलेगा, ठीक है। देखना क्या निकलता है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस is directly proportional to volumetric strain, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोस्टैटिक, अरे यार, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो होता है K, दैट इज डेल V अपॉन V, ठीक है। and the value of K is equal to that load hydrostatic pressure, this is pressure not load, जो P है ना इसको मैं लिख देता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये लोड मत समझ लेना। ये क्या था, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस था, ये क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। तो जब इनको इक्वल करूंगा तो इस तरीके से बनता है और ये आता है डेल V अपॉन V। तो क्या समझ में आता है, ये जो हमारा K कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आया K, इसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो हमने कौन कौन से कांस्टेंट देखे, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस देखें, यंग्स मॉडुलस के बाद हमने दैट इज जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखें, जी के बाद हमने फिर देखा म्यू, दैट इज पॉइजन रेशियो, अगला जो कांस्टेंट था वो था म्यू पॉइजन रेशियो, और उसके अगला कांस्टेंट है के, क्लियर है। अब इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इन सबके बीच में रिलेशन तो है गाइस। अब क्या आपको सिर्फ किसी दो फॉर्मूला याद कर लो, या ई और जी के बीच का रिलेशन देख लो, या इन किसी बस दो फॉर्मूला मैं याद कर रहा हूँ, वो दो फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी का भी रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि वो दो फॉर्मूला में बाकी के ये कांस्टेंट रहेंगे। अब कैसे, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो 2g 1 प्लस म्यू के बराबर होता है, क्लियर है। और दूसरा जो रिलेशन है दैट इज ई जो होता है वो 3k 1 माइनस 2 म्यू के बराबर होता है। तो इन दोनों की हेल्प से आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये सब क्या है गाइस, ये सब इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस भी इलास्टिक कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो और आपका बल्क मॉडुलस, ये ऑल आर द इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। जनरली अभी आपको दिख रहा होगा ई जी म्यू के, ये चार इलास्टिक कांस्टेंट हैं, बट वी हैव रीड ओनली टू कांस्टेंट बिकॉज any two we can calculate other two elastic constant, any two with the help of E and G we can calculate other two constant that is mu and k with the help of, हमारे पास E है हमारे पास G है तो हम mu कैलकुलेट कर लेंगे, और mu कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे mu पुट कर देंगे और E हमारे पास है उससे हमको k मिल जाएगा, क्लियर है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये दो फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी कांस्टेंट अगर बोलेगा तो आप निकाल सकते हो ना, बस आपको मुझे इतना ही याद दिलाना था। आप ये बस दो है ना, इनको दिल में बसा लो, जैसे आप याद करते हो ना, आपके मन में बसा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt अपॉन 60 होता है ना आपके मन में ये सब, वैसे ही इसको भी बसा लो, E is equal to 2g 1 plus mu, E is equal to 3k 1 plus 2 1 minus 2 mu, clear, where E is the Young's modulus, G is the modulus of rigidity, mu is the Poisson ratio, K is the bulk modulus। बस इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं से निकलने वाले हैं, बहुत सारे।
ना अगला टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन यूनी एक्सियल लोडिंग। इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखूंगा, बट आपको एक हिंट दे दूंगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब एक एक तरफ लगाया। तो ये हमारा शाफ्ट था, इसमें मैंने यूनी एक्सियल लोड लगाया, ये लोड लगाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ हमारा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले इतना बड़ा था, फिर ये डेल एल अमाउंट एक्सटेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया। बट ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ ऊपर से और नीचे से हमारा लेटरल स्ट्रेन भी हुआ है। क्लियर है? और लॉन्गिट्यूडनल हुआ है और लेटरल भी हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक भी हुआ होगा, क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 लेटरल स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एक्स से लिखते हैं, ये वाई और जेड इस तरीके से। तो करना कुछ नहीं है आपको, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है इन यूनी एक्सियल लोडिंग किसी भी पूरे शाफ्ट में, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लो, दोनों लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो निकलेगा, वो निकलेगा सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस हो रहा है अपॉन ई, कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, और 1 माइनस 2 न्यू पॉइजन रेशियो, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देख लीजिए, शायद काम है आपको। ई एक्स मतलब लेंथ में चेंज, डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, अपन एक चीज जानते हैं, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू ई स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, हो जाएगा। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन होता है लोड अपॉन एरिया, और ये कैपिटल ई इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन मिल गया, और विच इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल पी अपॉन ए ई। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन ए ई, ठीक है, इसकी जगह पे। नाउ प्लस ई वाई कैसे निकलेगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन, हमको एक रिलेशन पता है, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स डायरेक्शन का, है ना। पीछे हमने ये रिलेशन पढ़ा, ये देखा था, कहाँ पे देखा था अपन, ये रिलेशन देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देयरफॉर लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बस मैंने वही किया, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू, और ई एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, पी अपॉन ए ई। पी अपॉन ए ई को क्या लिख सकते हैं गाइस, पी अपॉन ए ई को ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन कैपिटल ई। वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन कैपिटल ई लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन। वैसे ही जेड डायरेक्शन का निकल जाएगा, जेड डायरेक्शन का भी आप इसी तरह निकाल सकते हो, जेड डायरेक्शन का भी हो जाएगा म्यू ऑफ ई एक्स लेटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से ई जेड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस यू सिग्मा एक्स अपॉन, क्योंकि ई एक्स का वैल्यू है सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई। क्लियर है? तो ये जेड का, वाई का, और ये जो फॉर्मूला है, ये तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा, जो कि इतना निकलेगा, ठीक है, इतना निकल जाएगा। बट यहाँ पे स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, बट अगर मैं आपसे पूछूं यही कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वाई डायरेक्शन, तब क्या बताओगे, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा कैपिटल ई अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करो, इसका क्या आ जाएगा ई, और वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में माइनस म्यू होगा, एक्स डायरेक्शन में जैसे था ना, एक्स डायरेक्शन में क्या था, ई एक्स डायरेक्शन में डेल एक्स अपॉन ये था, तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन का एक्स डायरेक्शन में ही यहाँ पे लगा रहे हो ना फोर्स, तो वाई डायरेक्शन में के लिए हमको इसकी म्यू के हेल्प लेना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला का। तो इससे क्या निकल जाएगा, म्यू डेल एक्स अपॉन ई, इस तरीके से लिख सकते। ई वाई को क्या लिख सकते हैं, ई वाई को म्यू डेल एक्स अपॉन ई, मैंने ये पुट कर दिया दिस। तो वाई डायरेक्शन में दैट इज माइनस म्यू, ई से ई कट गया, डेल एक्स, इस तरीके से कर सकते हैं ना। ऐसे ही जेड डायरेक्शन का भी आप निकाल सकते हो, जेड डायरेक्शन का भी पूछे स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन जेड डायरेक्शन, तो क्या बताओगे, कैपिटल ई और ई जेड डायरेक्शन। तो कैपिटल ई और ई जेड डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला, ई जेड का निकला था माइनस म्यू डेल एक्स रो रो एक्स अपॉन ई, तो माइनस म्यू रो एक्स अपॉन ई,
तो ई से ई कट जाएगा और इन जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है, दैट इज माइनस म्यू जेड डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, एक्स डायरेक्शन के लिए कैसे निकालोगे, एक्स डायरेक्शन ये डेल रो एक्स को यही रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। क्लियर है? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा यूनिएक्सियल लोडिंग का क्या निकलता है, और ये फॉर्मूला गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डेरिवेशन करके निकले, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया गाइस तो दोबारा वीडियो बैक करो और समझो, ठीक है? बट आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको डेरिवेशन की जरूरत है। डेरिवेशन इसलिए मैंने आपको कराया ताकि जो ये स्ट्रेस इंड्यूस इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन कैसे निकला इसको समझाने के लिए बस कराया। बाकी एक ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको किसी भी बॉडी में यूनिएक्सियल लोडिंग दिखा और उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछेगा कितना है, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है? अब एक और है हमारा टॉपिक आता है, कभी कभी पूछ देता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राईएक्सियल लोडिंग। ट्राईएक्सियल लोडिंग इसका मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा आप लोग, और इससे क्वेश्चंस भी कम आते हैं, बट आपको ये जरूरी है याद रखना, फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ट्राईएक्सियल लोडिंग मतलब ऐसा कुछ बॉडी है, ठीक है, ऐसा बॉडी है, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, और यहाँ तीनों डायरेक्शन से एक साथ लोड इस पे एक्ट हो रहा है। इन दैट केस क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी तीन डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आता है फॉर्मूला 1/E, दैट इज यंग्स मॉडुलस सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला आता है 1/E। वाई है तो यहाँ भी सिग्मा, जैसे ये एक्स है तो यहाँ भी यहाँ पे ई एक्स था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स, ई वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई, ये माइनस यहाँ भी रहेगा, ये म्यू जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें हमने वाई लिया है तो क्या बच गया हमारा एक्स और जेड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। याद करने का ये तरीका है। वैसे ही जेड डायरेक्शन में कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ, तो 1/E, और यहाँ पे जेड लिया तो यहाँ ये होगा माइनस म्यू। अब मैंने जेड यूज कर लिया तो बचा क्या, एक्स एक्स वाई जेड में जेड यूज कर लिया, बचा क्या एक्स जेड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है? ये निकल गया ट्राई एक्सियल लोडिंग पे हमारा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है? अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले गाइस टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है? वो इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और ये 0.5 तक होती है फॉर डाइलेटरल बॉडी, डाइलेटरल बॉडी के लिए। और कुछ स्पेशल केस के लिए -1 से म्यू तक से 0.5 स्पेशल केस के लिए होती है। ये जो स्पेशल केस है इसमें क्या होता है गाइस, जब आप एक्स डायरेक्शन में लोड लगाते हो ना तो वाई डायरेक्शन में एक्स के साथ इधर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। स्पेशल केस होता है। ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ मटेरियल में हम सोम का एजम्पशन लेते हैं, बोलते हैं कि हम मटेरियल होमोजेनस होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, बट यहाँ पे भी आप देख लो होमोजेनस मटेरियल क्या होता है गाइस। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट E1 है, इस डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट E2 है, और इस डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट अगर E3 है इस पॉइंट का। क्लियर है? तो इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में सारे इलास्टिक कांस्टेंट जो होंगे, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में सारी की वैल्यू E1 ही होगी। ठीक है? इस पॉइंट का ऊपर डायरेक्शन में, मतलब इधर 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 ऊपर के डायरेक्शन में सारे कांस्टेंट की वैल्यू होगी इलास्टिक कांस्टेंट E2 ही होगी। तो होमोजेनस मटेरियल क्या होता है, इफ इलास्टिक कांस्टेंट इन अ गिवन डायरेक्शन आर सेम, इलास्टिक कांस्टेंट इन गिवन डायरेक्शन आर सेम, इस डायरेक्शन में हर पॉइंट का इलास्टिक कांस्टेंट अगर E1 है, ऐसे मटेरियल को हम होमोजेनस मटेरियल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है गाइस, जैसे ये बॉडी है, या इस आइसोट्रोपिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, आप उस बॉडी किसी भी पॉइंट को टैग करो, उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो सेम होगा। इधर भी E1, इधर भी E1 और इधर भी E1 होगा।
उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ईस्ट वेस्ट एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही होगी। ऐसे को हम आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, if the elastic constant at a point are same in all direction, material is known as isotropic material। तीसरा होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। बोथ दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसको हम सोम का एग्जांपल लेते हैं कि सोम के जितने मटेरियल होते हैं ना वो होमोजेनस और आइसोट्रोपिक दोनों होते हैं। क्लियर है? मतलब क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है हर एक पॉइंट पे, चाहे किसी भी डायरेक्शन की बात कर लो, चाहे किसी भी डायरेक्शन के पॉइंट पे बात कर लो, हर टाइम पे सबका इलास्टिक कांस्टेंट सेम होता है। ऐसे को हम होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। एक आता है गाइस तीसरा होता है एनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जैसे देखा वैसे हम देखेंगे एनिसोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल इसमें क्या होता, इसमें ऑल पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिया आइसोट्रोपिक था, एक पॉइंट के जो भी पॉइंट आप लोगे उसके हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा। बट एनिसोट्रोपिक में क्या होगा, जो भी आप पॉइंट लोगे उसके हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा। ऐसे मटेरियल को हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना, मटेरियल खत्म हो गया। अब हम कुछ बेसिक्स चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने देखा था स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे हम सोम से रिलेटेड थोड़ी चीज, अब स्ट्रेस जो होता है दो तरीके, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होता है ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है गाइस, आप कैलकुलेशन जब करते हो ना, तो जो आप स्ट्रेस वगैरह आप कैलकुलेट करते हो न्यूमेरिकली पेन कॉपी पे, वो होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, जो हमें प्रैक्टिकली जो वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। वैसे ही स्ट्रेन भी होता है दो तरीके के, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो आप पेन कॉपी पे जो वैल्यूज निकालते हो, और एक होता है ट्रू स्ट्रेन जो प्रैक्टिकली करने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ट्रू स्ट्रेन वो होता है। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन भी होता है। स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में रिलेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में रिलेशन, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे देखिए मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रेन का साइन है और मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन का बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकलता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। तो यहाँ से एल एफ अपॉन सॉरी एल आई, ये एल आई माइनस वन, क्योंकि क्या होता है गाइस, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनिशियल लेंथ था एल आई इनिशियल लेंथ, और जब इसमें हम लोड लगाएं इसकी वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्सपेंड हो गया। ये जो एक्सपेंड हुआ इसको हम कहेंगे फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल इनिशियल लेंथ करेंगे तो हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा कितना एक्सपेंड हुआ अपॉन दिस। तो ये होता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अगर हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो उसको लिखते हैं डेल एल, चेंज इन कितना चेंज हुआ वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इस ट्रू स्ट्रेन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इनिशियल से फाइनल तक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा, दैट इज ये हो जाएगा कितना, एल एन एल इनिशियल से फाइनल। क्लियर है? तो एल एन फाइनल अपॉन एल इनिशियल हो जाएगा इस तरीके से। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज एल एफ माइनस एल आई, अगर प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा एल एन वन प्लस एल एफ अपॉन एल आई को लिख सकते हैं, दैट इज एल एफ अपॉन एल आई माइनस वन को हम लिख सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। फाइनली हमें यहाँ पे क्या आता है कि जो ट्रू स्ट्रेन होता है, जो ट्रू स्ट्रेन होता है वो हो जाए इक्वल होता है एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना। जो ट्रू स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ वन प्लस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये आपको माइंड में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो फॉर्मूला हमारा डेवलप हो, इस फॉर्मूला से ये समझ में आता है कि जो ट्रू स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है, ट्रू स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन से कम होती है।
क्योंकि लॉग के टर्म्स में है ना, तो कमी होगा तो ट्रू स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ से कम होती है, तभी तो आप पेन कॉपी में जो कैलकुलेशन करते हो उसकी वैल्यू ज्यादा आती है 4.5, और जो प्रैक्टिकली करते हो तो वैल्यू आपको कम मिलती है ना, ऐसा। या फिर उस कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। ये स्ट्रेन का है, वैसे ही स्ट्रेस का भी होता है, सेम ये स्ट्रेस के केस में भी होता है। स्ट्रेस के केस में क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है जो लोड अपॉन ए आई, क्लियर है। और ट्रू स्ट्रेस जो होता है एट एनी इंस्टेंट होता है पी अपॉन ए इंस्टेंट, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई और ए इंस्टेंट। देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम क्या बोलते हैं, जो भी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पे जो लोड लगाया तो ये लोड अपॉन ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट एरिया, तो आप कह देते हो कि भाई ये हो गया आपका स्ट्रेस। बट गाइस ध्यान दो कैसे ये एरिया हो सकता है रियल में, जब आप इस पे लोड लगा रहे हो तो लोड लगाने से क्या होगा, अभी देखा कि ये बॉडी में जब लोड लगाओगे तो ये लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और लेटरल भी तो एक्सपेंड होगा। जब डायमीटर कम होगा तो इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो पहले इतना था, जब लोड लगाया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम होगा। और एट दैट टाइम पे, एट दैट इंस्टेंट, दैट इसलिए हम P अपॉन ए आई इंस्टेंट लिख रहे हैं, जो लोड लगाए हो और ये फेलियर इंस्टेंट, जब फेल होने से पहले का जो जस्ट पॉइंट पे जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा था, लोड लगाते गए फेल होने से पहले उसकी एरिया कुछ इतनी रह जाएगी क्योंकि वो एक्सपेंड हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंट एरिया। तो ट्रू स्ट्रेन ये होता है लोड अपॉन एरिया इंस्टेंट, और इंजीनियरिंग में ये डिफरेंस है। तो इनका जो रिलेशन निकलता है गाइस, दैट इज ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये होता है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच का डिफरेंस। ये हमारा स्ट्रेन था, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में ये है हमारा स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में, क्लियर है। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें और याद कर लें इसको। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम for material which not follow Hooke's law, ठीक है। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का बनता है, दिस इज स्ट्रेस और दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। जनरली आप देखते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से, क्लियर है। ठीक है, वो अलग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तब वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट जनरली जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है ना उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, हुक्स लॉ, क्योंकि स्टार्टिंग में धीरे इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। ये जो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं जो मटेरियल, इसके आगे तो और भी प्रोसेस है बट अपन पहले यहीं तक देख लें। जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, या स्टार्टिंग से ही इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा बैंड हुआ रहेगा। दोज हु नॉट फॉलो हुक्स लॉ, वैसे मटेरियल जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनका ग्राफ इस तरीके से बनता है, याद रखना। हुक्स लॉ में इस तरीके से बनता है और जो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। एक्चुअल में जो ट्रू इनका केस होता है डेल रो टी, ट्रू स्ट्रेस जो होता है वो होता है के, ट्रू स्ट्रेन का पावर एन, तो के क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, और एन क्या है, पावर इंडेक्स एट अल्टीमेट पॉइंट पे। देयरफॉर जो ट्रू स्ट्रेन होता है वो इंडेक्स पे डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे, वेयर एन इज इक्वल टू पावर इंडेक्स एट अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। ये अगर आपको याद हो जा रहा है ये फॉर्मूला तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जनरली अपन जब हुक्स लॉ फॉलो करता है तो अपन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, स्ट्रेन, और इससे फॉर्मूला आता है ई अपॉन दिस, और यंग्स मॉडुलस आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसका फॉर्मूला आता है ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू के ई टी, वेयर के क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, और ई टी की पावर क्या है, ये ईटी क्या है, ट्रू स्ट्रेन, और पावर एन क्या है, एन है पावर इंडेक्स एट अल्टीमेट पॉइंट। वैसे याद कर सकते हो, यही तो फॉर्मूला है यार, इसी को यही तो है। यहाँ ई है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ई है, यहाँ के है, याद तो कर सकते हो। तो ये है हुक्स लॉ मटेरियल ना फॉलो करने वाली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पे आप समझना, और
जो हमारे हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं जो मटेरियल, उनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस तरीके का जाएगा। क्लियर, इस तरीके का आप देखे होंगे आप बहुत पहले, जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनका डायग्राम इस तरीके से बनता है। क्लियर है, तो दोनों डायग्राम में अंतर दिख रहा है ना, इस तरीके से या तो इस तरीके से। ठीक है, तो आप तुरंत देखिए समझ जाओगे कि ये भाई ऐसे मटेरियल हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये ऐसे मटेरियल का डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। अब जो माइल्ड स्टील होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का। अब मैं यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट है ये पी है, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ओके, ब्लू तो था ही, अपन ले लेते हैं ये कलर। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पी पॉइंट है इसको हम लोग गाइस पढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए। ओके, ये जो पी पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन पॉइंट। प्रोपोगेशन पॉइंट, ये पी पॉइंट इज ए प्रोपोगेशन पॉइंट। ये जो ई होता है, इस ई पॉइंट ई को अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये होता है इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को अपन बोलते हैं दैट इज अपर इल्ड पॉइंट। अपर इल्ड पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग एस वाई टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो डी है, कहाँ है डी, ये पॉइंट, ये डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। लोअर इल्ड पॉइंट कहते हैं इसको अपन और इसको लोअर इल्ड पॉइंट या फाइनल इल्ड पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दैट इज ई आर। अब यहां से यहां तक डी जो है, ये जो ग्राफ है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ई आर, जो मैंने नीचे लिख रखा हूं ई आर। यहां से यहां तक का जो है इसको अपन कहते हैं इलास्टिक रीजन। ये है हमारा इलास्टिक रीजन। तो क्या होगा गाइस, जब आप स्ट्रेस लगाओगे ना, तो यहां से ये रीजन तक आपका जो मटेरियल है वो इलास्टिक रीजन है, इसलिए आपका मटेरियल फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। बट जैसे उसके आगे जाओगे आपका मटेरियल क्या होगा, फिर यहाँ से डी से और जी तक, तो जिसको मैंने लिखा है ईपीआर, ये है प्लास्टिक रीजन। ठीक है, ये है हमारा प्लास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक प्लास्टिक रीजन, इलास्टो प्लास्टिक रीजन, इसको ऐसे लिखते हैं ईपीआर को इलास्टो प्लास्टिक रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ये जो पूरा का पूरा इधर जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये पूरा प्लास्टिक रीजन आ जाता है ईपी। तो ईपी हो जाता है हमारा प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होगा, मटेरियल को जितना मटेरियल को अगर आप फैला दोगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा प्लास्टिक रीजन में। इलास्टिक रीजन में क्या होता है, आप फैलाओगे, और जैसे रबर, इलास्टिक रीजन में रबर का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक रीजन में कोई भी प्लास्टिक ले लो, जिसको हीट करके जब आप फैलाते हो तो वो फिर फैलता ही जाता है, फिर वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है। बट इलास्टिक में क्या होता है, वो फैलकर अपने ओरिजिनल पे आ सकता है। तो क्या होगा, जब मटेरियल को शुरू में आप जो हमारा इलास्टिक रीजन तक अगर उसको आप उस पर स्ट्रेस लगाते हो और फिर स्ट्रेस रिमूव करोगे उस बॉडी में, वो जो इलास्टिक है, वो बॉडी है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। इलास्टोप्लास्टिक रीजन है, उसमें क्या होगा गाइस, जब आप किसी बॉडी पे लगाओगे, स्ट्रेस लगाओ, डेवलप कर लोड लगाओगे, उसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये था हमारा असली शेप, इसमें आप लोड लगाए तो यहाँ तक आप लोड लगाए, जैसे छोड़ोगे ना वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब क्या है, वो आप उसके उस मटेरियल को इलास्टिक रीजन तक ही आप उसको लोड लगाए थे। बट फिर से क्या करो, आप लोड जो लगा, इस बार जो लोड लगाए हो वो आप इलास्टिक प्लास्टिक रीजन तक, इलास्टोप्लास्टिक रीजन तक लोड लगाए हो, इस बार भी वो अपने पोजीशन पे आएगा, बट ओरिजिनल पे ना आकर थोड़ा सा ओरिजिनल से दूर होगा। बट जब आप प्लास्टिक रीजन तक अगर लोड लगा दोगे, अगर और ज्यादा लोड बढ़ा दिए, प्लास्टिक रीजन तक ले गए, तो फिर वो जो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था वो जहां तक ले जाओगे वहीं तक जाकर रुक जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पे नहीं आएगा। ये होता है हमारा प्लास्टिक रीजन। ये बन गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा।
बट गाइज अगर ये, क्योंकि ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, अगर ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता तो ये डायग्राम इस तरीके से बनता, ये थोड़ा इस तरीके से जाता, इस तरीके से जाता और इस तरीके से, ये बन गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, सॉरी हुक्स लॉ वाली बात नहीं है यहाँ पे। जो माइल्ड, हम लोग माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं ना, तो माइल्ड स्टील में हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ आपको जो दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये बनता है। बट अगर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखोगे, जैसे ये जो मैंने बनाया था ब्लैक कलर से, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है जो पेन कॉपी पे आप बनाते हो। बट अगर ट्रू की बात करोगे तो ट्रू जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ आपको जो रेड कलर से मैं बनाया हूं इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इंटरव्यू में बैठे होगे, अगर फाइनल ईयर में हो इंटरव्यू में बैठे होगे, तो किसी इंटरव्यू पूछ देता है डायग्राम बना, बोलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना, तो आप बना देते हो झट से, नहीं ये पूछता है बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ये इसके हेल्प से आप बता सकते हो इजीली। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटर मटेरियल, वो सिर्फ हमारा जो ये रीजन है ना, ये पी, जो पी पॉइंट था वहीं तक रहता है। जो पीछे में हमने देखा, जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट को हम लोग प्रोपोगेशन पॉइंट बोलते हैं, और ई पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ये यहीं तक रह जाता है, पी पॉइंट तक ही हमारा रह जाता है ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफॉर्मेशन होता है वो लेस देन 5% डिफॉर्मेशन होता है ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऐसे मटेरियल इसका डिफॉर्मेशन लेस देन 5% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल हो, उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि इसके बाद वो बिखर जाएगा, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो बिखर जाएगा। तो ये जो डायग्राम था इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो आप बना दोगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। गाइज मैं यहाँ पे जितना भी आपको डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन का बता रहा हूँ ना, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमको दिखेंगे इसी डायग्राम पे, पूछ देगा 4-5 डायग्राम दे देगा और पूछ देगा कि बताओ भाई वैसे मटेरियल जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते उसका डायग्राम कौन सा है, या फिर ब्रिटर मटेरियल का डायग्राम कौन सा है, माइल्ड स्टील का डायग्राम कौन सा है। तो आपको इसीलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आप इजिली इसको समझ सको। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर प्लास्टिक मटेरियल का कुछ इस तरीके का बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर प्लास्टिक मटेरियल, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ नॉट फिक्स पॉइंट फिक्स टाइप मटेरियल, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इसका जो डायग्राम बनता है इस तरीके से, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। गाइस एक्चुअली होता क्या है, आप इस तरीके से देखो, जैसे ये दो ये एक हमारा बॉडी है, आप इस पे लोड लगा रहे हो, ये लोड लगा रहे हो, ठीक है, लोड, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है या कॉपर है, तो ये किस तरीके से फ्रैक्चर होगा। ये एफ पॉइंट जो है ना फ्रैक्चर, मैं यहाँ पे यहाँ लिखना भूल गया था, जो मैं बता रहा था, ये जो एफ पॉइंट है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर, यहाँ से मटेरियल फेल हो जाएगा, फेल या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। बाकी जैसे पॉइंट है मैं हर जगह डायग्राम में वही यूज कर रहा हूँ, पी यूज किया, यहाँ भी, यहाँ भी देखिए पी यू अल्टीमेट, पी प्रोपोगेशन, एफ फेल हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम या कॉपर के केस में क्या होता है, जब लोड लगाते हो तो ये ब्रेक कैसे होता है, जब ब्रेक होता है तो आप ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं लोगे, बल्कि जब ब्रेक होने से पहले ये इस तरीके का कप बनता है। ठीक है, आप देखो कोई भी देखे होगे रॉड को, जब आप खींच कर तोड़ते हो किसी भी ऐसे इलास्टिक चीज को, तो पहले ऐसा कप टाइप का बनता है, उसके बाद यहाँ से फ्रैक्चर होता है, इसको अपन नेकलिंग बोलते हैं, नेकलिंग। और ऐसा बहुत ज्यादा जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, लाइक एल्यूमिनियम कॉपर, इनके साथ होता है, इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कब ये टूटेगा, और ये फिक्स पॉइंट जनरली ये नेकलिंग पॉइंट, इस तरीके से पहले कप बनेगा उसके बाद टूटेगा जब आप लोड लगाओगे तो, है ना। इस तरीके के डायग्राम का, इस तरीके के मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें प्रोपोगेशन पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और एक फेल पॉइंट होता है। इसी में गाइस एक होता है प्रूव रेजिलियंस की बात करते हैं, सॉरी प्रूव स्ट्रेस की बात करते हैं, प्रूव स्ट्रेस की बात करते हैं। क्या होता है प्रूव स्ट्रेस, प्रूव स्ट्रेस 0.2% ऑफ टोटल स्ट्रेन ऑफ दैट मटेरियल को अपन प्रूव स्ट्रेस बोलते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, ये जो लाइन जा रहा है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, मटेरियल का जो लाइन जा रहा है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा और टिल्ट, ये ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है प्रूफ स्ट्रेस,
by taking 0.2% of total, we draw a line, we draw a line which is parallel to strain stress strain line, where this line intersect the stress strain diagram. That point of stress is proof stress. क्लियर है? तो जो ऐसे मटेरियल का पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लीजिए और फिर पूछे कि भाई इसका प्रूफ स्ट्रेस कितना आएगा, तो जनरली प्रूफ स्ट्रेस कितना होता है, 0.2% होता है टोटल स्ट्रेन का। ठीक है, तो उसके लिए या तो आप डायग्राम में कोई पूछे तो डायग्राम में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया इसी के पैरेलल, और ये जाकर जहां इसी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे, यही पॉइंट जो है हमारा, ये जो पॉइंट है यही है हमारा प्रूफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये 3-4 जो डायग्राम मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया हुक्स लॉ वाला लाइन। ठीक है, ये हुक्स लॉ वाला मटेरियल इस तरीके का होता है, नॉट हुक्स लॉ वाले थोड़ी से कर्व से बनते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील का बताया, और रेड कलर से मैंने ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया जो जनरली ट्रू बनता है। उसके बाद मैंने आपको ब्रिटल मटेरियल का बना के दिखाया, फिर मैंने प्लास्टिक मटेरियल का बना के दिखा, और फिर ऐसे मटेरियल के बना के बताया जिसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है फेल होने का। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर, तो मैंने उसका बताया। ठीक है, ओके। अब बहुत शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस थोड़ा सा 3 टॉपिक, इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करना है और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, रेजिलेंस और टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी, इसके फॉर्मूलेज भी हैं और फॉर्मूला से क्वेश्चन भी बनते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इट इज एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर लोड बिफोर फेलियर। मटेरियल फेलियर होने से पहले वो मटेरियल जितना भी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। रेजिलेंस क्या होता है, एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं, इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू लोड का स्क्वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टू इलास्टिक मॉडुलस into area of cross section area of the substance। strain energy। now resilience, energy absorption capacity of material due to deformation, energy absorption capacity of material due to deformation under load up to elastic failure is known as resilience। ठीक है, ध्यान देना, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, बिफोर, यहाँ पे बिफोर फेलियर होने से पहले। ठीक है, फेलियर होने से पहले जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी वो स्टोर कर सके ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन व्हेन लोड विल बी एक्ट ऑन अ बॉडी, उसको स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। बट मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन अंडर लोड अप टू इलास्टिक फेलियर लिमिट तक। ठीक है, ई जो पॉइंट, पी के बाद ई पॉइंट आता है ना, वहां तक, उससे फेलियर होने से पहले तक जितनी एनर्जी स्टोर कर सके उसको बोलते हैं रेजिलेंस। और रेजिलेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर इज इक्वल टू 1/2 लोड इनटू जो डिफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नाउ टफनेस क्या होता है, टफनेस है एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर लोड जस्ट बिफोर फ्रैक्चर। जो लास्ट वाला पॉइंट ग्राफ में देखे थे ना एफ, ये जो हमारा पॉइंट है पी के बाद ई पॉइंट जो आता है, ये भी फेलियर पॉइंट, ये कभी भी किसी पॉइंट पे भी फेलियर हो सकता है, उससे पहले तक की एनर्जी, इलास्टिक फेलियर होने से पहले की एनर्जी, ये फ्रैक्चर होने से पहले की एनर्जी हमारा होता है टफनेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ये जानना जरूरी है। ये तो क्लियर हो गया ना स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज W स्क्वायर L अपॉन 2EA। 2E क्या है, इलास्टिक यंग्स मॉडुलस, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, W क्या है जो उस पे लोड आपने लगाया है, और L क्या है, ओरिजिनल लेंथ डिफॉर्मेशन होने से पहले तक का ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बीम या जो भी ऑब्जेक्ट है। वैसे ही रेजिलेंस, रेजिलेंस में आता है रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, 3 आता है। ठीक है, रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो सबसे पहले हमने देखा रेजिलेंस, क्या देखा, रेजिलेंस का फॉर्मूला दैट इज R1 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 W लोड 1 और मैं डिफॉर्मेशन 1
ऐसे दिखा दे रहा हूँ। फिर आता है गाइस या तो रेजिलेंस का एक चीज और होता है, एक और होता है एरिया अंडर लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम। इसको ऐसे समझिए जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। लोड, जनरली लोड को मैं P से दिखाता हूँ बट यहाँ पे मैं W से दिखा रहा हूँ। ये लोड में बनाया और ये मैं बना रहा हूँ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट तक एक लाइन बनाता हूँ, ये मैं E दे दिया। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है। बट जो रेजिलेंस होता है वो लोड, मान लीजिए यहाँ तक मैंने लोड लगाया, इससे जो ये दिस इज W1 और दिस इज डिफॉर्मेशन 1। तो इसके अंदर की इसके अंदर की जो एरिया है, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर W एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम विथ इन इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर का जो एरिया है। तो आप ये ट्रायंगल दिख रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर आप इसका डायरेक्ट रेजिलेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ लोड इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूला भी वही है। फिर एक आता है प्रूव रेजिलेंस। अब ये क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस का मतलब होता है गाइस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलेंस, कितना तक मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलेंस। और ये कितना मैक्सिमम तक हो सकता है गाइस? इलास्टिक लिमिट तक ही होता है। रेजिलेंस का डेफिनेशन क्या है? इलास्टिक फेलियर होने से पहले। तो इलास्टिक फेलियर ये पॉइंट है, इससे पहले तक का जितना ये एरिया है, ये एरिया अंडर दिस कर्व एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, तो अपन प्रूफ रेजिलेंस का क्या लिख सकते हैं? 1/2 लोड इलास्टिक लिमिट तक इनटू डिफ्लेक्शन इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये हमारा लोड है इलास्टिक लिमिट तक, ये है हमारा डिफ्लेक्शन इलास्टिक लिमिट तक। इसके अंदर का जो एरिया अंडर कर्व है इसके हेल्प से भी निकाल सकते हो। ये हो गया प्रूव रेजिलेंस। इसके बाद आता है गाइस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है गाइस प्रूव रेजिलेंस। ठीक है, प्रूव रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रूव रेजिलेंस कितना हो गया? 1/2 WEL इंटू डेल EL इलास्टिक लिमिट तक अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? एरिया होगा और उसका जो लेंथ होगा। ये जो मैं डायग्राम बनाया, मान ली एक शाफ्ट है उसका, ठीक है, इस पे मैंने W लोड लगाया और ये उसका लेंथ है। ठीक है, इसका तो एरिया इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ द बार। ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आएगा, इसका फॉर्मेशन 1/2 लोड अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इनटू डेल चेंज इन लेंथ अपॉन एल, स्ट्रेन आ गया दिस इज इलास्टिक लिमिट तक। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है MOR, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, इट इज हाफ इलास्टिक स्ट्रेस इनटू इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, तीनों रेजिलेंस के केस में, रेजिलेंस का, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद करना होगा। नाउ टफनेस। टफनेस का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि इलास्टिक फेलियर होने से पहले, इलास्टिक फेलियर कहाँ पे होता है? ये पॉइंट जो होता है F, ये होता है F इलास्टिक फेलियर। तो इसके अंदर तक के जितने, इस कर्व के अंदर के जितने एरिया है ना, इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लोगे तो वही हमारा टफनेस निकल जाएगा। एरिया अंडर दिस लोड और डिफॉर्मेशन, लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाओ और इस कर्व के अंदर तक, फ्रैक्चर पॉइंट के पहले तक के जितने इस कर्व के अंदर तक का एरिया, दैट्स कॉल्ड टफनेस। ठीक है, और एक होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है? आप पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, तो एक चीज और पीछे यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे जो हमने मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकाला, तो याद रखना जो इससे पहले हमने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा और जो रेजिलेंस है, इनका जो यूनिट होता है गाइस, रेजिलेंस का और इसका स्ट्रेन एनर्जी का जूल, और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस उसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखना। स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस का यूनिट होता है जूल, बट मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। वैसे ही टफनेस का, टफनेस क्या होता है? टफनेस क्या हो जाएगा? एरिया अंडर लोड एंड दिस अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ये होता है हमारा टफनेस। और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है?
पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसको पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वही जिस जैसे कि इसका किए थे ना, जैसा इसका किए थे, हमारा क्या होता है रेजिलेंस, ये होता है रेजिलेंस, ठीक है। ये भी हमारा ये प्रूफ रेजिलेंस है, उसी तरह प्रूफ टफनेस नहीं होता, बट समझ लो यही फॉर्मूला हुआ। मान लीजिए रेजिलेंस, इसका पर यूनिट वॉल्यूम कर दिए तो क्या निकल गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। वैसे ही जो हमारा फॉर्मूला है टफनेस, टफनेस क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2, जो भी इसका एरिया, क्योंकि इसका एरिया इस तरीके का ग्राफ बना है तो इसका जो कर्व है, इसका जो कर्व था वो ट्रायंगल बना रहा था, तो अपन 1/2 करके लिख दिए, बट इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका ग्राफ बहुत सारे कर्व बना रहे हैं, इसलिए 1/2 करके नहीं लिख सकते। जो भी एरिया अंडर डब्ल्यू एंड एस है एट फ्रैक्चर पॉइंट तक का वो टफनेस हो जाएगा, और पर यूनिट इसी का डिवाइड कर देंगे, एरिया अंडर डब्ल्यू अपन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस को हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर स्ट्रेस vs स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डायग्राम बनता है वो भी इसी तरीके का बनता है ना। ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, इसके अंदर की जितनी एरिया है इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो डायग्राम बनती है उस फ्रैक्चर लिमिट तक की सारी अंदर की एरिया मॉडुलस ऑफ टफनेस। और सिर्फ टफनेस क्या होता, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन का डायग्राम बनाओ, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले तक का एरिया हो जाएगा टफनेस। और रेजिलेंस क्या था, एट इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक के जितने अंदर की जो कर्व के अंदर तक का जो एरिया है इज कॉल्ड प्रूव रेजिलेंस, ठीक है। वैसे ही मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस फॉर्मूला आया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, यस स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम इसका, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ये इलास्टिक लिमिट तक, ये लाइन होता है इलास्टिक लिमिट, ये होता है पी, फिर आगे जाओगे तो आपको यू मिलेगा अल्टीमेट पी ई से पहले तक का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जितना एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व रो एंड बी ई के अंदर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एट अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। और इसमें क्या था जो हमने टफनेस पढ़ा, टफनेस में हमने देखा अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक का ये डिफरेंस था हमारा टफनेस रेजिलेंस में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस और टफनेस। तो अभी हमने रेजिलेंस का भी, रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम किया तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकल गया, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम किया तो मॉडुलस ऑफ टफनेस निकल गया। वैसे उसी तरह गाइस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करोगे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 WS था और A इंटू एल, तो इससे आ जाएगा 1/2 रो इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और यहां से हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, रो अपॉन दिस होता है ना, यहाँ पुट करोगे तो स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा किसका, स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है। नाउ कभी कभी पूछ देता है कि एक्सियल लोडिंग लगाए हो, अगर आप एक्सियल लोडिंग लगा रहे हो तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, तो एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, दैट इज लोड इनटू डिफॉर्मेशन, ठीक। अब इसमें एक्सियल लोडिंग लगाओगे तो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन जो निकलेगा वो निकलेगा PL अपॉन AE, क्योंकि गाइस देखो स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, ठीक है, और ई जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन एल, ठीक है। तो इससे डेल की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इससे डेल की जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी PL अपॉन AE, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो इससे जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा दैट इज P स्क्वायर L अपॉन 2EA। इसके लिए जब एक्सियल लोडिंग लगाओगे इन दैट केस जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा दिस। अब यही अगर टॉर्सनल, अगर स्ट्रेन एनर्जी अंडर टॉर्सन, स्ट्रेन एनर्जी अंडर टॉर्सन क्या निकलेगा, स्ट्रेन एनर्जी अंडर टॉर्सन इज इक्वल टू 1/2 टॉर्सन इनटू जो डिस्प्लेसमेंट थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू PL अपॉन GJ, याद है एक फॉर्मूला। और स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग पूछा जाए
स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 m थीटा, दैट इज थीटा यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग में स्लोप बनेगा, जो स्लोप होगा वो, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा स्लोप के केस में जो भी होगा सॉल्व करोगे तो m²L/2EI ये आता है इसके केस में, अंडर बेंडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी का, टॉर्सन के केस में दिस, और थीटा की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो टॉर्सन के निकल जाएगा इस तरीके से। और एक लास्ट है कि शियर स्ट्रेस के केस में, शियर स्ट्रेस के केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, तो स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है शियर स्ट्रेस के केस में, दैट इज τ²/2g ये होता है। जनरली क्या है गाइस देखो 1/2 p इंटू डेल लीनियर के केस में, टॉर्सनल के केस में आप लिखते हो t थीटा, और बेंडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो m थीटा, है ना। अब टॉर्सनल के थीटा की वैल्यू निकालो और पुट कर दो तो आपकी एक नई फॉर्मूला बन जाएगा, मूवमेंट में थीटा का वैल्यू निकालो पुट कर दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल का वैल्यू निकालो और पुट कर दो तो आपका एक्सियल लोडिंग में जो निकला था हमारा डेल की वैल्यू हमने पुट किया तो ये हमारा बन गया एक्सियल लोडिंग में, ये था हमारा टॉर्सनल में, ये था स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग में, और ये था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन शियर स्ट्रेस के केस में। बस इतना ही तो याद करना है, कुछ है नहीं। एक बहुत पुराना रिलेशन बनता है गाइस, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, उसकी हेल्प से आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या था वो, हाँ ये वाला फॉर्मूला गाइस, टॉर्सन T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये रिलेशन है टॉर्सन वाला। बस यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो टॉर्सन के केस में, बेंडिंग के स्ट्रेस के केस में थीटा की वैल्यू निकाल लो स्ट्रेस के केस में, और बेंडिंग का मोमेंट m अपॉन कुछ करके होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो पुट कर दोगे तो बेंडिंग का थीटा की वैल्यू, बस थीटा की वैल्यू टॉर्सन चाहिए, टॉर्सन के लिए चाहिए तो इसका रिलेशन इन दोनों के बीच में थीटा का निकाल लो, अगर हमें डेल चाहिए तो डेल का रिलेशन पीछे से वो अलग ही है वो निकाल सकते हो, मूवमेंट बेंडिंग में चाहिए तो थीटा का इससे रिलेशन बना लो तो निकल जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी निकालते जाओ करते जाओगे। क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बस कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन इस पे बनता है इस टॉपिक पे, तो वो मैं आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बता दूंगा। तो काफी बड़ा लेक्चर हो गया, 1 घंटा 27-28 मिनट का लेक्चर हो गया। तो गाइज हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा और लगभग बहुत चीजें हमने कंप्लीट कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट था, हमने लगभग सारे जो चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है। पार्ट 3 जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करने का। पार्ट 3 में जो टेपर सेक्शन होता है या क्रॉस सेक्शनल उस पर जब लोड लगाने पे फॉर्मूला कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आधे घंटे के वीडियो में मैं आपको वो कोशिश करूंगा समझा देने का। एक्सियल लोड लगने से किस तरह क्रॉस, अगर प्लेन शाफ्ट है तो लगेगा तो क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो क्या होगा, टेपर अगर शाफ्ट है तो क्या आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर पार्ट 3 में उसका कैलकुलेशन बता दूंगा। और आप जनरली ये जो तीनों लेक्चर में मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, हर क्वेश्चन बीच में छुपा आपको पता नहीं, अब मैं अलग से जब क्वेश्चन रखूंगा तो सबको आपको रिकॉइल ये याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, ठीक है, चलिए बाय।